नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। पहली बार साहित्य अकादमी जागा और कहा 23 तारीख को इमरजेंसी बैठक बुलाएंगे। पहले कह रहा था सम्मान लौटाते रहिए, यश कीर्ति तो हम ही देते हैं। और इन सब के बीच बिहार चुनाव पहली बार उस रास्ते पर जाकर खड़ा हो चला है जहां पर लग ये रहा है कि देश की सियासत की राजनीतिक प्रयोगशाला बिहार चुनाव का फैसला हो जाएगा। और इन सब के बीच मुंबई, सुधींद्र कुलकर्णी के चेहरे पर कालिक पोती जाती है। वो खुद एफआईआर दर्ज नहीं कराते हैं, बेटी कराती है। और इन सब के बीच अगर पाकिस्तान को लेकर इतना ही विरोध है तो फिर वीजा देने वाली सरकार के साथ शिवसेना क्यों खड़ी है और दिल्ली में आकर विदेश मंत्रालय के खिलाफ शिवसेना नारे क्यों नहीं लगा रही है, विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं कर रही है? सरकार के साथ यहां भी और वहां भी विरोध, वहां पर यहां पर नहीं। मतलब क्या है इन सब चीजों के? आइए दस्तक में आज बात इसी बात को लेकर होगी कि किस लहजे में शिवसेना जिस राष्ट्रवाद के एहसास को जगाना चाहती है पाकिस्तान के विरोध के मद्देनजर, उसके मतलब क्या है। पन्नों को आज पलटेंगे और शिवसेना के भीतर के उस सच को भी टटोलने की कोशिश की जाएगी कि दरअसल आज या 2 दिन पहले या 4 दिन पहले जब गुलाम अली की शो रद्द कर दिया गया और आज सुबह आयोजक जो कर रहे थे सुधींद्र कुलकर्णी, उनके चेहरे पर कालिक पोत दी गई तो बड़े बड़े तरीके से कयास लगाए जाने लगे शायद कार्यक्रम नहीं होगा। कार्यक्रम हुआ, सब कुछ क्या फिक्स तरीके से चल रहा था? यह सवाल क्यों? आइए जरा शिवसेना के कुछ पन्नों को पलटते हैं और पाकिस्तान की सीमा पार से होने वाले आतंकवादी हमले का जिक्र हो या वहां पर सेना जो गोलियां बरसाती है और यहां पर जवान जो मारा जाता है, क्या वाकई शिवसेना आहत रही है या आहत होती है या फिर सिर्फ जब जैसा चाहे वैसे उस अनुकूल खेल खेलती है? पहली रिपोर्ट देखिए। यह 2 तस्वीर शिवसेना का सच भी है और पाकिस्तान को लेकर शिवसेना के बीजेपी की सोच से इतर असल सोच की हकीकत भी। 11 बरस पहले 30 जुलाई 2004 को पाकिस्तानी खिलाड़ी जावेद मियांदाद की मेहमान नवाजी और किसी ने नहीं, शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे ने की। और पिछले बरस शिवसेना के अनंत गीते जब मोदी सरकार में मंत्री पद की शपथ ले रहे थे तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ मौजूद थे। दोनों ही वक्त सीमा पर हालात बिगड़े हुए थे, लेकिन दोनों ही वक्त विरोध के स्वर नहीं उठे। चार रन और 1 बॉल जावेद जी खेल रहे थे, उन्होंने तो कमाल कर दिया। या कहीं ऐसे सिक्सर ही मारा, 4 तो उधर ही रहेगा, तो सिक्सर छोड़ जीते। 2004 में जब मियांदाद के साथ बैठकर बाला साहब ठाकरे शाहजहां में चेतन शर्मा की गेंद पर मियांदाद के छक्के का जिक्र कर रहे थे, उस दौर में पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत के बाढ़ लगाने का विरोध कर रहा था। इतना ही नहीं, 2004 में पाकिस्तान ने यह धमकी भी दी थी कि वो भारत के बाढ़ लगाने के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाएगा। यानी एक तरफ भारत सीमा पर बाढ़ लगाने के पीछे आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने का जिक्र कर रहा था, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत का विरोध अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने का जिक्र कर रहा था। लेकिन तब शिवसेना पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी का स्वागत मुंबई में ही कर रही थी। जावेद जी आए हैं, तुम्हें लीडर जो है सब पूरे लीडरात को हम साथ में लेके चर्चा करेंगे, बहस करेंगे, तो मैं देखूंगा निर्णय में क्या करना है वो। मैं वापस जाऊंगा, ये बल्कि सारी दुनिया देख ही रही होगी। पाकिस्तान ने ऑलरेडी तो आजकल जैसे मोहब्बतें मिल रही हैं और जिस तरीके से आपस में रिलेशनशिप है, आई होप कि ये कंटिन्यू है। वहीं पाकिस्तान जिस दौर में सबसे ज्यादा सीज फायर उल्लंघन कर रहा था और भारत में सत्ता उसी वक्त बदली और ये कहकर बदली कि पाकिस्तान को मजा चखाने में मनमोहन सरकार असफल रही, तब भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण समारोह में निमंत्रित किया गया और शिवसेना ने कोई विरोध नहीं किया। यानी नवाज शरीफ की मौजूदगी में शिवसेना के अनंत गीते ने मंत्री पद की शपथ भी ली। मैं अनंत गंगाराम गीते ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में। सिलसिला इतना पर नहीं है, कुछ और पन्नों को टटोलिएगा तो कुछ और सच निकल कर आएंगे। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज सुबह से जिस बात का जिक्र शिवसेना कर रही है कि जिस तरीके से स्याही नहीं वो जवानों का खून है, तो हमें लगा कि आइए कुछ अतीत के पन्नों को और टटोलें, क्योंकि मुंबई 1-2 बार घायल नहीं हुई है, बहुत बार घायल हुई है और आतंकवादियों के हमले में ही घायल हुई है। उस दौर में क्या वाकई
स्याही खून नजर आता था। रिपोर्ट देखिए। यह तस्वीर 11 मार्च 2008 की है। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग की चेयरपर्सन अस्मा जहांगीर बाला साहब ठाकरे से मिलने मुंबई पहुंची, लेकिन तब शिवसेना ने कोई विरोध नहीं किया, जबकि आसमा सांप्रदायिक दंगों के मद्देनजर अपनी रिपोर्ट उस वक्त तैयार कर रही थी और उसे अपनी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र में रखनी थी। जबकि 1.5 बरस पहले ही मुंबई पाकिस्तानी आतंकवादियों के धमाकों में घायल हुआ था। मुंबई में हुए 2006 के धमाकों के पीछे पाकिस्तानी आतंकवादियों के तार जुड़े थे, लेकिन उस वक्त भी अस्मा जहांगीर मुंबई में और शिवसेना ने कोई विरोध नहीं किया। वैसे 2006 में जिस वक्त मुंबई में विस्फोट हुआ, उस वक्त तमाम पाकिस्तान के क्रिकेटर भारत में कमेंट्री करने आ रहे थे, लेकिन कभी शिवसैनिकों ने विरोध नहीं किया। और फिर 2008 में तो ताज होटल में हुए हमले ने देश को ही दहला दिया और राहत फतेह अली खान का तो दूसरा घर ही इस दौर में मुंबई हो गया। लेकिन तब शिव सैनिकों को याद नहीं आया कि सीजफायर उल्लंघन हो रहा है और सीमा पर जवान मारे जा रहे हैं। 2013 में तो पाकिस्तानी सेना ने 2 भारतीय जवानों के सिर काट लिए, जिसे लेकर सड़क से लेकर संसद तक देश गर्म हो उठा। देश का लहू गर्म था। शिव सैनिक जमकर बयानबाजी भी कर रहे थे। और अब अचानक पहले गुलाम अली और उसके बाद पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री कसूरी के किताब का विमोचन ऑर्गेनाइज करने वाले सुधींद्र कुलकर्णी निशाने पर आ गए। वो अभी तब जब महाराष्ट्र की सत्ता में शिवसेना है और दिल्ली में भी सत्ता में शिवसेना है। ऐसे विरोध को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी तक आहत हो गए, लेकिन इस आहत होने का मतलब निकाला क्यों जाए, निशाने पर कौन, शिवसेना या मोदी सरकार? आडवाणी के रिपोर्ट देखें। पर अगर कोई व्यक्ति या कोई दृष्टिकोण आपको स्वीकार नहीं है, तो आप उसको उसके ऊपर हमला करें, उसके ऊपर हिंसा करें या उसको इनटॉलरेंस दिखाएं उसके प्रति। ये देश के लिए बहुत चिंता की बात है। बीजेपी के संस्थापक और दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी को अगर ये कहना पड़ रहा है कि देश में सहनशीलता का माहौल खत्म हो रहा है और असहिष्णुता बढ़ रही है, तो फिर इसका मतलब है क्या? क्या लाल कृष्ण आडवाणी नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? हमारे साथ जितने जुड़े हुए लोग हैं, वे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इस प्रकार की हिंसा की प्रवृत्ति को और असहिष्णुता को फुल्ली अस्वीकार करें। ध्यान दें तो सुधींद्र कुलकर्णी के कार्यक्रम का विरोध शिवसेना ने किया और शिवसेना महाराष्ट्र की सत्ता में बीजेपी के साथ है। सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, दिल्ली में भी शिवसेना सरकार के साथ है। तो क्या शिवसेना का विरोध सत्ता का विरोध नहीं है, या फिर पहली बार एक साथ सत्ता में रहते हुए शिवसेना बीजेपी के 2 सुर हैं? या सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान को लेकर बीजेपी अगर सत्ता की वजह से नरम पड़ी है तो शिवसेना गर्म हो रही है? तो क्या उसे लगने लगा है कि जो जमीन बीजेपी ने राजनीतिक तौर पर छोड़ दी है, उस जमीन पर राजनीतिक तौर पर वो कब्जा कर सकती है? हो ना हो, लेकिन खुले तौर पर पाकिस्तान के किसी भी कार्यक्रम को मुंबई में ना होने देने का ऐलान कर कट्टर राष्ट्रवाद की भावनाओं को तो उभारा ही गया, क्योंकि शिवसेना ने स्याही में भी आज जवानों का खून ही देखा। ऐसे लोग कसाब से भयंकर है। हम कसाब से सामने से लड़ सकते हैं, लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये इस देश में इंटेलेक्चुअल कसाब है ये सब। यानी कहीं ना कहीं सत्ता संभालते हुए राजनीतिक जमीन बरकरार रखने की मशक्कत में शिवसेना आकर फंस गई है और शिवसेना को लगने लगा है कि बीजेपी पाकिस्तान को लेकर जो भी रुख अपनाए वह सड़क पर विरोध करने उतर नहीं सकती। तो मुंबई में पाकिस्तान को लेकर भावनात्मक विरोध और बीजेपी के सत्ता संभालने के बाद नरम रुख में उसके पास एक मौका जरूर आया और सुधींद्र कुलकर्णी के जरिए उन्होंने राष्ट्रवाद का ये मैसेज दे ही दिया। आज सुबह जब मैं घर से निकला और मैं गाड़ी में बैठ ही रहा था, तो एक 10-15 शिवसैनिक आए और मुझे उन्होंने घेरा और नारेबाजी की, मुझे धमकी दी। लेकिन जिस तरह सुबह से घटनाएं हुई, उसने कई सवाल भी खड़े कर दिए। मसलन सुधींद्र कुलकर्णी ने स्याही पोते जाने वालों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की, तो कोई शिवसैनिक गिरफ्तार भी नहीं हुआ। शाम में कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया, तो बीजेपी के सीएम फडणवीस ने भी कानून व्यवस्था को लेकर अपनी पीठ ठोक ली
और शिवसेना ने विरोध कर अपने तेवर दिखला दिए, यानी शिवसेना को राजनीतिक लाभ भी मिल गया। यानी हर किसी ने एक घटना के जरिए अपने अपने फायदे उठा लिए और सवाल यही उठा, क्या ये सब कुछ मिला जुला खेल तो नहीं? दरअसल ये लोकतंत्र का ऐसा राग है जिसमें सब कुछ फिक्स भी लगता है। सत्ता में साथ, विरोध करते हुए भी साथ, और इन सब में दूसरी तरफ से विरोध होता है तो वह भी कभी कभी एक सरीखा ही लगता है। लेकिन बिहार चुनाव दरअसल एक दूसरे रास्ते पर निकल चुका है, एक ऐसे राजनीतिक प्रयोगशाला के तौर पर जिसमें लग ऐसा रहा है कि इस वक्त में, मौजूदा वक्त में, दो सियासी धुरी है और दोनों धुरी ये समझ रही है कि जिसकी जीत हार होगी, दूसरी तरफ का अंत या एक शुरुआत होगी। ये एक प्रयोगशाला में क्यों बिहार बदल गया है, जरा रिपोर्ट देखिए। दांव पर सियासी साख तो दोनों तरफ है। एक तरफ पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, तो दूसरी तरफ लालू और नीतीश की जोड़ी। एक तरफ विकास का वो मॉडल है जो पूंजी के आश्रय देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को चकाचौंध तले देख रहा है, तो दूसरी तरफ सामाजिक संघर्ष का ऐसा ताना बाना है जहां संघर्ष न्यूनतम की जरूरत को पूरा करने के आश्रय सामाजिक न्याय का सवाल उठाना है। तो पहले चरण के बम्पर वोटिंग के साथ अब बिहार की धड़कनें ही नहीं बल्कि देश का सियासी तापमान भी अपने अपने तरीके से आकलन पर उतर आया है और वोटर भी अपने अपने दायरे में विकास के सवाल को उछालने लगा है। शिक्षा, यहाँ पे शिक्षा नहीं है और रोजगार के अवसर नहीं है। हम लोग को बाहर जाके पढ़ाई करनी पड़ती है और बाहर में ही नौकरी ढूंढनी पड़ती है। आम आदमी को क्या चाहिए? आम आदमी को चाहिए सुविधा, और क्या है कि समाज में वो इज्जत के साथ जी सके, बस यही उसका उद्देश्य है। विकास में जैसे एजुकेशन हुआ, रोड हुआ, लाइट हुआ। असल में बिहार चुनाव एक ऐसी राजनीतिक प्रयोगशाला में बदलने लगा है जहां देश की इकोनॉमी का रास्ता आने वाले वक्त में होगा क्या, यह भी तय होना है, और राजनीतिक तौर पर भविष्य किसका बचेगा यह भी तय होना है। यानी किसी एक का भविष्य तो खत्म होगा ही। यानी नीतीश लालू की हार मोदी के रास्ते में आने वाले आर्थिक सुधार की सारी बाधाएं दूर कर देगी, तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी चुनावी सांगठनिक तरीके के सबसे माहिर खिलाड़ी मान लिए जाएंगे। यानी राजनीतिक तौर पर लालू नीतीश के सामाजिक न्याय की थ्योरी का अंत, जो इनके राजनीतिक भविष्य पर भी सवालिया निशान लगा देगा। ध्यान दें तो बिहार में वोटर के विकास की अवधारणा उसकी निजी मुश्किलों से निजात पाने से ज्यादा कुछ नहीं है। मुद्दा है विकास का। लोग विकास नहीं करते हैं, वोट लिया और चलते फिरे। वैसे तो आ गया है चुनाव, लेकिन ज्यादा मत पकाइए पुलाव, क्योंकि आपको सिर्फ इतना सा तय करना है कि कौन से गड्ढे में गिरना है। और व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, ये सब के लिए ये सब सारी चीजें। शिक्षा के बाद रोजगार मिलेगा अगर शिक्षा सुधर जाएगा तो वोटर की जरूरत न्यूनतम है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी अध्यक्ष जो बता रहे हैं उसका दायरा बहुत बड़ा है। शायद इसीलिए दूसरी तरफ बीजेपी की हार न सिर्फ बीजेपी अध्यक्ष के लिए परेशानी का सबब पैदा कर देगी, बल्कि जिस राजनीतिक ताकत के साथ प्रधानमंत्री मोदी अपने आर्थिक सुधार के रास्ते पर चलना चाह रहे हैं उसमें ब्रेक भी लग जाएगी और पार्टी के भीतर विरोध के स्वर भी निकलने लगेंगे, क्योंकि तब सवाल कमजोर पिछड़े तबकों को लेकर नजरिए को बदलने का उठेगा। यानी मोदी की ताकत घटेगी, अमित शाह के चुनावी हुनर पर सवाल उठेंगे और इसका असर यूपी चुनाव पर पड़ेगा ही, जो 2017 के शुरुआत में होना है। लेकिन एक नई सियासत बीजेपी के भीतर पैदा होना चाहिए, वो अंगड़ाई लेगी, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी बदल चुकी है और बिहार चुनाव के परिणाम बीजेपी को फिर से बदल भी सकते हैं। दरअसल जो उस देश के भीतर की बेचैनी है, क्या वो सियासी तौर पर राजनीतिक दल जनता को महसूस नहीं करने देते हैं राजनीतिक तौर पर, लेकिन दूसरी तरफ क्या समाज के भीतर रहने वाला लेखक तबका हो, साहित्यकार का तबका हो, उसके भीतर पहली बार बहुत उथल पुथल है। एक लंबी कतार साहित्य अकादमी को आईना दिखाने की, सम्मान वापस करते हुए विरोध के स्वर तीखे और तेज हो रहे हैं। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने समाज में बढ़ती असहिष्णुता, तर्कवादी लेखकों पर होते हमलों के बीच सरकार की चुप्पी, शिक्षा संस्कृति के जबरन, भगवाकरण और दादरी कांड से लेकर कलबुर्गी मर्डर के विरोध में साहित्य अकादमी का अवार्ड या तो लौटा दिया या साहित्य अकादमी के पद को छोड़ दिया।
सोमवार को जाने माने कवि आलोचक मंगलेश डबराल और राजेश जोशी भी इसी फहरिस्त में शामिल हो गए। यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेताओं या साहित्य अकादमी में शामिल नामचीन लोगों ने अपनी मुहिम को आंदोलन बना लिया है। और जिस साहित्य अकादमी को उदय प्रकाश के पुरस्कार लौटाते ही चेत जाना चाहिए था, वो आज तब चेती जब एक लंबी फेरिस्त सामने आकर खड़ी है कि हर कोई साहित्य अकादमी का सम्मान लौटा रहा है, पुरस्कार लौटा रहा है और साथ छोड़ रहा है। और इन सब के बीच अब अकादमी के अध्यक्ष विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने 23 तारीख को कार्यकारी मंडल की इमरजेंसी बैठक बुलाने का फैसला लिया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं वापस करना चाहिए। वो लेखिका की एक पुस्तक पर दिया गया और लेखकों ने ही दिया है, इसलिए उसको, लेकिन जो भी हो, हमने 23 तारीख को एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग बुलाई। लेकिन सवाल बैठक का नहीं, सवाल साहित्य अकादमी के रुख का है, क्योंकि अकादमी के अध्यक्ष विश्वनाथ तिवारी ने 2 रोज पहले ही यह कह दिया था कि इन साहित्यकारों की किताबों का अकादमी ने 10 भाषाओं में अनुवाद किया। तो फिर सम्मान वापस करने का मतलब क्या है? यश कीर्ति तो अकादमी ने दिलाया। यानी झटके में साहित्य अकादमी ने साहित्यकारों की कृतियों से भी खुद को ज्यादा महत्वपूर्ण मान लिया। आज बुद्धिजीवी है, साहित्यकार है, इनके ऊपर हमले हो रहे हैं। इसमें सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है, इसमें सवाल इंसान का है। इंसान को जिंदा रहने का तो अधिकार होना चाहिए। यानी सरकार एक पुरस्कार या उपाधि के जरिए खुद को साहित्यकार की रचना से बड़ा मान ले तो इससे बड़ी त्रासदी और हो क्या सकती है। फिर लोग शायद नहीं जानते कि रशियन कवि बोरिस पास्तरनेक को नोबेल पुरस्कार मिलने पर रशियन सरकार ने विरोध किया तो नेहरू ने 7 नवंबर 1958 को दिल्ली में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा, एक नामचीन लेखक जिसके विचार भले सत्ता और देश के प्रभावी लोगों से मेल ना खाए, उसका सम्मान होना चाहिए, बजाय कि उस पर किसी तरह की पाबंदी लगे। लेकिन वो नेहरू थे, आज सत्ता बदल चुकी है, तो क्या मोदी भी इस विषय पर कुछ बोलेंगे? क्योंकि असहिष्णुता का आलम सुधींद्र कुलकर्णी के इस चेहरे में पढ़ा जा सकता है। या फिर कवि राजेश जोशी और उनके साहित्यकार मित्र पुरस्कार लौटाते रहेंगे और कविता पढ़ते रहेंगे कि सबसे बड़ा अपराध इस वक्त में निहत्थे और निरपराधी होना है। जो अपराधी नहीं होंगे मारे जाएंगे। बड़ी प्रसिद्ध कविता है, जो अपराधी नहीं होंगे मारे जाएंगे। बहरहाल, लेकिन उससे एक कदम आगे साहित्यकारों में गुस्सा है, आक्रोश है। सुनिए जरा उनकी आवाज। ऐसी चीजों को कंडेम करना हर बाशऊर हिंदुस्तानी का फर्ज है। साहित्यकार से डरते हो क्यों भाई? आज बुद्धिजीवी है, साहित्यकार है, इनके ऊपर हमले हो रहे हैं। इसमें सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है, इसमें सवाल इंसान का है। 1915 रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि इंग्लैंड की महारानी ने दिया था। 1919 जलियांवाला कांड हुआ। उस वक्त टैगोर ने वायसराय के नाम एक खत लिखा और सर की उपाधि वापस लेने को कहा। परंपरा भारत में बहुत पुरानी रही है, विरोध होते हैं और इस तर्ज पे ही होते हैं। लेकिन इन सब के बीच आज निदा फाजली को हम याद कर रहे हैं, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है और हमने उनसे पूछा क्या सुनाया जाए। उन्होंने कहा, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। और बिहार में आज पहले चरण के वोटिंग के दौरान निशाने पर नीतीश कुमार कैसे आ गए, ये देखिए। पर्चा तक भर नहीं पा रहे, क्या पाप किया था, क्या गुनाह किया था। और आपने तो किया, इनके साथ बैठते ही इनको भी आदत लगा दी। और वो कह रहे हैं 5 मंत्रियों को देने के लिए जाना पड़ेगा। बोलते 5 मंत्रियों को, जरा घोषित करो ये कौन 5 मंत्री हैं जिनको रुपये और पहुंचाने वाला खेल चल रहा था। पूरा बिहार जानता है कि बड़ी मछली कौन है, जो अपने को सुशासन का प्रतीक कहते हैं। आज बिहार की जनता उस सच को जान पाती, ये तो छोटी मछली। और से मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की जांच